Hello and welcome to my YouTube channel Exergic Classes and this is डॉक्टर शिवम मिश्रा और मैं यहाँ आज आपके लिए लेकर के आया हूँ एक सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो कि AKT उत्तर प्रदेश के बीटेक फर्स्ट ईयर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है। आज यहाँ पे जो मैं टॉपिक की चर्चा करूँगा वो है न्यूमेरिकल्स ऑन लेमेस थ्योरम। मैं डिस्कस करूँगा आपसे लेमेस थ्योरम क्या होता है, उसका थोड़ा सा हम एक डेरिवेशन वाला पार्ट देखेंगे, कभी कभी वो भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्लस हम कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स को करेंगे। सो हम इस टॉपिक को भी स्टार्ट करते हैं। लेमेस थ्योरम का स्टेटमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो जाता है, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्टली विल गो थ्रू द स्टेटमेंट पार्ट। सो इट स्टेट्स दैट इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेज ओनली। लेमेस थ्योरम ये स्टेट करता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेज ओनली देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेज। लेमेस थ्योरम ये बता रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर केवल और केवल थ्री फोर्सेस के अंडर ही इक्विलिब्रियम में है तो उस केस में जो कोई सा भी एक फोर्स है वो बाकी दो फोर्सेस के बीच के साइन के एंगल के प्रोपोर्शनल होता है। आई गेस एवरीवन वुड बी गेटिंग दिस। सबको ये बात समझ में आ रही होगी। ओके, विल गो अहेड। वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय यूजिंग थ्री फोर्सेस। तो लेट्स शो इट बाय लाइक दिस कि मान लेते हैं कि तीन फोर्सेज अपने पास, एक फोर्स है F1। ऑब्वियसली दीज आर द कॉन्करेंट फोर्सेज, वो एक ही सिंगल पॉइंट से पास ऑन कर रहे हैं। इनके लाइन ऑफ एक्शन की अगर मैं बात करूं, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स F3, दिस वन इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स F1 एंड दिस वन इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स F2 एंड ऑल द three forces line of action is passing through a single point, making it to be the concurrent coplanar force. Okay, so हम इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द लेमेस थ्योरम क्या बताया वो स्टेटमेंट को अगर मैं लिखूं तो अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट वी कैन राइट इट इक्वल टू F1 विच इज द फोर्स 1, F1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेज। तो अदर टू फोर्सेज वी हैव F2 एंड F3 और अगर इनके बीच के एंगल की बात करूं तो दिस वन इज अल्फा और इसका साइन लेना है मुझे, तो विच इज साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, सिमिलरली वी कैन राइट इट इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाई F2 फोर्स को अगर मैं देखूं तो F2 फोर्स ये है और अदर दो फोर्सेस कौन से हैं F3 एंड F1, इनके बीच का जो एंगल है वो बीटा है, तो उसका साइन लेना है आपको, साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू F3 डिवाइडेड बाई एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस F1 एंड F2 की बात करूँ तो यहाँ पे गामा एंगल है विच इज साइन ऑफ गामा। सो अकॉर्डिंग टू लेमेस थ्योरम वी कैन डायरेक्टली राइट like this, we can use this formula. So this is F1 divided by sin of alpha is equal to F2 divided by sin of beta is equal to F3 divided by sin of gamma. तो ये है आपका लेमेस थ्योरम और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो एक छोटा सा हम डेरिवेशन भी देखते हैं। सो प्रूफ ऑफ लेमेस थ्योरम करने के लिए क्या होता है कि अगर हम थ्री फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो तीनों ही फोर्सेस वो कोप्लेनर फोर्सेस हैं और उन कोप्लेनर फोर्सेस को हम एक ट्रायंगल की अलग अलग डिफरेंट साइड से दिखा सकें। तो लेट्स स्टार्ट बाय शोइंग लाइक दिस। F1 फोर्स जो मैंने देखा था वो कुछ इस तरीके से लगा हुआ था, आपने देखा था F1 फोर्स यहाँ था, F2 फोर्स कुछ ऐसा था एंड F3 फोर्स वाज लाइक दिस। तो इन तीनों ही फोर्सेस को हमें ट्रायंगल की कुछ साइड से दिखाना पड़ेगा। तो लेट्स शो इट बाय लाइक दिस। तो अगर हम इसे दिखाएं तो F1 फोर्स को मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ, एक स्केल लेकर के मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में करूँ इसका। और ये मेथड है जिसके थ्रू हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे वो कहलाती है हेड टू टेल मेथड। तो जहाँ पर फोर्स F1 की हेड एंड होगी उसी से जो एंगल शो किया हुआ था आपने वो देखा था कि F1 और F2 के बीच का जो एंगल था वो गामा था। तो आप यहाँ से अगर आप शो करोगे आप इसे तो इट विल बी F2 विल कम लाइक दिस। गामा एंगल पे वो लाइन ऑफ एक्शन को शो करता हुआ एक F2 फोर्स रिप्रेजेंट होगा, F2। और इसी तरीके से बिल्कुल F3 फोर्स आपको रिप्रेजेंट होगा उसी एंगल पे, आपको देखोगे तो F1 F2 मैंने शो कर दिया और F3 अल्फा एंगल फ्रॉम हियर मुझे एक F3 फोर्स रिप्रेजेंटेड होगा। तो अगर मैं देखूं तो सेम लाइन ऑफ एक्शन सेम सीक्वेंस में मैंने इन तीनों फोर्सेस को यहाँ पर डिनोट कर दिया। तो F1 की लाइन ऑफ एक्शन कुछ ऐसी थी, F1 की लाइन ऑफ एक्शन इज लाइक दिस। F2 की लाइन ऑफ एक्शन कुछ ऐसी है, ये वाली थी F2 की लाइन ऑफ एक्शन एंड F3 लाइन ऑफ एक्शन इज लाइक दिस। अब उन एंगल्स को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पे
F1 से गामा एंगल पर F2 आ रहा था, इसी तरीके से F2 से अल्फा एंगल पर F2 से अल्फा एंगल पर F3 आ रहा था एंड F3 से बीटा एंगल पर F1 आ रहा था। कुछ इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया। तो आई हैव रिप्रेजेंटेड बाय साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मैंने ट्रायंगल की साइड से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगर ये सेम स्ट्रेट लाइन की बात करूं तो आई कैन राइट इट लाइक 180 माइनस गामा। This one can also be written as, this angle can also be written as 180 minus beta, and similarly this angle can be written as 180 minus alpha. So now we will use the sine law. Sine law को मैं रिप्रेजेंट करूँगा, साइन लॉ को मैं यूज़ करूँगा और लेमिस थ्योरम को प्रूफ करने की कोशिश करूँगा। तो कुछ इस तरीके से प्रूफ करते हैं इसे। ओके, सो इन दिस ट्रायंगल आई कैन राइट इट लाइक यूजिंग द साइन रूल, using the sine rule I can write that F1, this force F1 force divided by sine of 180 minus alpha, because वो ये रिप्रेजेंट करता है जिस आप साइड की बात कर रहे हो। तो लेट्स कंसीडर, मैं इसे अगर ए बी सी से डिनोट कर दूं, ए बी एंड सी, तो इफ आई राइट बी सी साइड, तो बी सी साइड को जो फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है उसके सामने का एंगल, तो सामने का एंगल इन फ्रंट ऑफ एंगल इज 180 माइनस अल्फा। सिमिलरली इफ आई राइट अबाउट ए सी साइड, अगर मैं ए सी साइड की बात करूँ, द फ्रंट एंगल ऑफ दिस इज 180 minus beta, and similarly if I'll write AB side, this one, the frontal angle in front of this side is 180 minus gamma. So similarly I can write F1 divided by 180 minus alpha is equal to F2 divided by sine of 180 minus beta is equal to F3 divided by sine of 180 minus gamma. Further we know that 180 minus alpha is equal to sine of 180 minus alpha or theta is equal to sine theta only or sine alpha only. So we can write it equal to F1 divided by sine of alpha is equal to F2 divided by sine of beta is equal to F3 divided by sine of gamma. And this is how we can prove this, that sine law, Lami's theorem can be proved using the sine law. Now let's solve some few good numericals. So first of all I'll take a problem number 1. Problem 1. This shows that a sphere of weight 100 Newton is tied to a string tied using a string to a wall, and I'll give a figure for the same. Find the tension T in the string. So here it's a problem. I'll draw the diagram of the same. So according to this problem, a sphere of weight 100 Newton is tied using a string to a wall. तो कुछ इस तरीके से एक स्ट्रिंग को यूज़ करता हुआ एक स्फीयर 100 न्यूटन के वेट का एक स्ट्रिंग एक वॉल से अटैच किया गया है। मुझे टेंशन टी इन द स्ट्रिंग एज वेल एज रिएक्शन फ्रॉम वॉल इज टू बी कैलकुलेटेड। रिएक्शन फ्रॉम द वॉल इज टू बी कैलकुलेटेड। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी कोई क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। हम सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो लेट्स ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस स्फीयर। तो स्फीयर मैंने ड्रॉ कर दिया। इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर मुझे ड्रॉ करना है तो पहली बात तो मैं दिखाऊंगा उसका सेल्फ वेट विच इज़ 100 न्यूटन, सेल्फ वेट। अगेन रिएक्शन फ्रॉम द वॉल, लेट्स डिनोटेड बाई कैपिटल R, and the third one is the tension in the string. We can clearly see the angle between the string to the wall is 15 degree, 15 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो similarly if this angle is 15 degree, this angle will also be 15 degree,
this angle is again 15 degree. We can clearly see that this is 90 degree. So here we can apply the Lami's theorem because this sphere is under the action of three forces only. केवल और केवल यहाँ पे थ्री फोर्सेस लग रहे हैं इसी वजह से, और तीनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन एक ही सिंगल पॉइंट से पास कर रही है और ये इसे कॉन्करेंट बना रही है, और ऑब्वियसली ये सेम प्लेन में है, तो ये को प्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का एक एग्जांपल हो जाता है जो कि अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस ओनली के कंसिडरेशन में है। तो यहाँ पर वी कैन डायरेक्टली यूज़ लैमीज थ्योरम, हम लैमीज थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं। लैमीज थ्योरम कैन बी अप्लाइड ओवर हियर, कैन बी अप्लाइड ओवर हियर। सो यूजिंग द लैमीज थ्योरम वी कैन डायरेक्टली राइट दैट 100 न्यूटन का फोर्स अगर मैं ले लूँ जो उसका सेल्फ वेट है, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, उस बाकी दो फोर्सेस के बीच के एंगल की मैं बात करूंगा, बाकी दो फोर्सेस के बीच के एंगल की बात करूंगा। तो बाकी दो फोर्सेस कौन से मेरे, एक आर और एक टेंशन। अगर आप देखोगे तो आर वॉल की रिएक्शन है जिसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो आई कैन रिप्रेजेंट दिस आर ओवर हियर। मैं आर को कुछ यहाँ पे पॉइंटेड मान सकता हूँ बिकॉज वो आर इसी कॉन्करेंट पॉइंट से होकर के पास ऑन कर रहा है, इसलिए आर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सो इट कैन बी रिटन एज 100 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल बिटवीन T and R. So we can clearly see that this angle is 90 degree plus 15 degree. Sine of 105 degree is equal to R divided by R की अगर मैं बात करूँ तो बाकी दोनों के बीच का एंगल देखेंगे जो कि आपको साइन ऑफ 180 माइनस 15 डिग्री डायरेक्टली मिल जाएगा यहाँ से, इज इक्वल टू अगेन T डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 90 डिग्री। तो इस तरीके से लैमीज थ्योरम को यूज़ करके हमें यहाँ पे ये वैल्यू मिल जाती हैं। अगर आप फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, अगर आप वैल्यूज़ को कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेट करते हैं तो आप अलग अलग दोनों वैल्यूज़ को इक्वेट कर सकते हैं, और पहले आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी, फिर दोबारा से आप टी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट टू को मैं यूज़ करता हूँ इन दोनों को, और यहाँ से मैं आर की वैल्यू को कैलकुलेट करता हूँ। इट विल बी 100 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 105 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 165 degree. So if I'll solve that, I'll get the value of R is equal to 26.8 Newton. 26.8 Newton. Similarly, अगर मुझे T की वैल्यू को कैलकुलेट करना हो, तो अगेन मैं इन दोनों फर्स्ट वन एंड लास्ट वन को इक्वेट कर सकता हूँ। वहाँ से मुझे मिल जाएगी T की वैल्यू विच इज़ अगेन 100 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 105 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 90 डिग्री। और आपको पता है साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अगर आप साइन 105 की डिग्री को कैलकुलेट कर लेते हैं वैल्यू को, तो आपको डायरेक्टली टी की वैल्यू मिल जाएगी विच इज़ 103.5 न्यूटन। So let's solve one another problem of Lami's theorem. Here it is a figure is given in which two strings are attached and they are holding a 115 Newton load at point A. तो यहाँ पे कैलकुलेट करना है फोर्सेस डेवलप्ड इन द वायर्स और द स्ट्रिंग सपोर्टिंग द मेंशन्ड लोड। तो विल अगेन यूज दैट लैमीज थ्योरम, एंड फॉर दैट वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। तो सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे मैंने इसकी मार्किंग कर दी है, नोमेनक्लेचर कर दिया है OAB से, और एंगल्स गिवन है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो लेट्स ड्रॉ दिस डायग्राम वंस अगेन। तो सबसे पहले मैं पॉइंट ए पर ड्रॉ करता हूँ। पॉइंट ए पर कुछ इस तरीके से हम लोग इसे शो कर लेते हैं। दिस इज योर 150 न्यूटन लोड, 150 न्यूटन लोड। यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग बी पर सेकेंड स्ट्रिंग अटैच्ड है। लेट्स कंसीडर कि इसमें जो टेंशन है वो T2 है। स्ट्रिंग 1 में O से A तक जो आ रही है उसमें टेंशन इज T1, और इस B तक जाने वाले स्ट्रिंग में टेंशन इज T2। तो सबसे पहले हम लोग एंगल का देखेंगे। आपको पता है कि यहाँ से ये जो एंगल है दिस वन इज़ 45 डिग्री। तो फिर ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन, तो एक ऑल्टरनेट एंगल के थ्रू ये दिस वन विल अगेन बी 45 डिग्री। सिमिलरली इफ दिस एंगल इज ऑफ 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, सो दिस एंगल विल ऑल्सो बी 60 डिग्री एंड दिस विल मेक इट टू बी 30 डिग्री। ये 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा बिकॉज हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सेस आर एट 90 डिग्री टू वन अनदर। यहाँ पे लैमीज थ्योरम लगाते हैं हम लोग। इट विल बी लाइक दिस, T1 डिवाइडेड बाई, क्योंकि T1 फोर्स मैंने लिया, यहाँ पे एक W फोर्स या 150 न्यूटन का लोड वाला फोर्स है, तो हम T1 जब फोर्स को कंसीडर करूँगा तो बाकी दोनों फोर्सेस के बीच के एंगल देखेंगे।
इट मीन्स 150 न्यूटन और T2 के बीच का एंगल देखना होगा मुझे. दिस विल बी T1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ T1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 150 डिग्री इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई, अगर मैं T2 फोर्स को कंसीडर करूंगा तो बाकी दोनों के बीच का एंगल देखूंगा, तो दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री. इफ दिस इज 45 डिग्री, this one also be 45 degree, so this will be 135 degree, and plus is equal to again 150 Newton divided by angle between these two T1 and T2, so this will be sine of 75 degree. तो इसको हम लोग यूज़ करते हुए इस चीज़ को सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ. तो इन दोनों को अगर हमने सॉल्व किया, दो इक्वेशंस के दो पार्ट को अगर मैं इस इक्वेशन के एक दूसरे से कोरिलेट करता हूँ और सॉल्व करूँगा, T1 की वैल्यू आई विल गेट साइन 50 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 150 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 75 डिग्री. आंसर आ जाएगा, T1 की वैल्यू हो जाएगी 77.6 न्यूटन. सिमिलरली T2 की वैल्यू आ जाएगी, अगर मैं सॉल्व करूँ इसे, T2 की वैल्यू आ जाएगी मेरी 109.8 न्यूटन. तो आप अकॉर्डिंगली इसको लेमिस थ्योरम को यूज़ करते हुए यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स. So let's solve one more problem as given here. A 400 Newton sphere is resting on a trough as shown in figure and determine the reactions developed at the surface. तो हम यहाँ देख सकते हैं कि स्फीयर है जो कि दो इन सर्फेसेस के ऊपर रेस्ट कर रहा है एंड सर्फेसेस का जो एंगल गिवन है वो 60 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली हमें गिवन है. और ये सर्फेसेस ऑब्वियसली स्मूथ है, स्मूथ सर्फेसेस है बिकॉज फ्रिक्शन को हम लोग यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्सेस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं. तो ये प्रॉब्लम भी आपके लेमिस थ्योरम से सॉल्व कर सकती है. बस इसके लिए हमें क्या करना है, ये डायग्राम ड्रॉ करना होगा. तो हियर वी कैन सी टू काइंड ऑफ रिएक्शंस विल बी प्रोड्यूस्ड. वन इज योर R1 विच विल बी प्रोड्यूस्ड एट दिस पॉइंट और ये यहाँ से पास ऑन करेगा, जबकि ये एक रिएक्शन डेवलप होगी जो जिसको मैंने R2 से मेंशन किया है वो यहाँ से पास ऑन करेगा बिकॉज उसकी लाइन ऑफ एक्शन है. अब बात आती है यहाँ पे एंगल को मेजर करने की. एंगल क्या होगा अगर ये दोनों रिएक्शंस डेवलप होती हैं, तो इन दोनों रिएक्शंस का एंगल कितना बनेगा. तो लेट्स ड्रॉ टू कैलकुलेट दिस वन. लेट्स टेक अ वर्टिकल लाइन. यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन अगर मैं ड्रॉ कर दूँ तो कैन डायरेक्टली सी कि ये एक एंगल जो मेरे पास बनेगा, अगर ये 60 डिग्री था तो दिस वन विल बी 30 डिग्री. अगेन यहाँ पे स्फीयर की ये रेडियस होगी. इफ आई ड्रॉ परपेंडिकुलर ओवर हियर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ तो ये 90 डिग्री. तो हमें पता है कि अगर ये एंगल इज 30 डिग्री, दिस इज 90, तो दिस विल बी ऑब्वियसली 60 डिग्री. सिमिलरली यहाँ पे भी अगर मैं देखूंगा एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो दिस विल बी 45, दिस इज 90, सो दिस विल अगेन बी 45 डिग्री. तो रिएक्शंस जो पास ऑन करेंगी वो रिएक्शन का जो एंगल होगा दैट विल बी R2 विल गो एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. ये R2 का जो एंगल बन रहा है, दिस वन इज 45 डिग्री वाइल दिस एंगल इज 60 डिग्री. तो while taking the Lami's theorem और जब हम इसे अप्लाई करेंगे तो we'll have the equations 400 Newton divided by angle between other two forces R1 and R2. So this will be sine of 60 degree plus 45 degree because इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा, दिस इज 60 एंड दिस वन इज 45, तो R1 R2 के बीच का एंगल ये आ जाएगा. सिमिलरली R1 डिवाइडेड बाई, अगर मैं R1 लूँगा तो बाकी दोनों के बीच का एंगल R2 एंड W के बीच का ये एंगल बनेगा आपका, दिस विल बी R1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 180 माइनस R1 डिवाइडेड बाई, अगर मैं करता हूँ तो दिस विल बी साइन ऑफ 180 माइनस 45 डिग्री. Similarly R2 divided by sine of 180 minus 60 डिग्री. सो ये इक्वेशन आपका लेमिस थ्योरम के थ्रू अप्लाई हो गया बिकॉज हमें वहाँ पे दिख रहा था कि सारे फोर्सेस कोप्लेनर हैं, कॉन्करेंट है. तो अगर मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो आई हैव डायरेक्टली हैव द सोल्यूशन ऑफ द सेम. तो यहाँ से मुझे वैल्यूज़ मिल सकती हैं. R1 की वैल्यू मुझे मिलेगी 400 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 105 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 135 डिग्री. अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो R1 वैल्यू विल बी इक्वल टू 292.8 न्यूटन अप्रॉक्सीमेटली. एंड सिमिलरली R2 की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ तो दिस विल बी 400 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 105 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई
sin 120 degree. So solving these two, I'll have the R1 and R2 values respectively. This will be 358.6 न्यूटन. सो इस लेक्चर्स में मैंने आपको कोशिश की कि मैं लेमिस थ्योरम के बारे में बताऊं, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको बता सकूं, जो कि मैंने एग्जांपल्स के थ्रू किया, प्लस मैंने आपको यहाँ पर डेरिवेशन बताया लेमिस थ्योरम का. आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और चीज़ें शायद आपको अंडरस्टूड हुई. मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मैं इस पेस में चलूँ, इस रिदम के साथ चलूँ, ताकि आपको प्रॉब्लम समझ में आए और प्रॉब्लम्स के थ्रू ही हम उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जान सकें. सो आई होप कि मैं अपनी इस रिक्वायरमेंट को या आपकी इस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर पाया हूँगा. तो आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी. सो आई ट्राई टू मेक अनदर वीडियो ऑन and try to solve few more questions on Lamés equation. So till then आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिटेड हो सकें. थैंक यू सो मच. थैंक यू.